हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जूलॉजी पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरल डिजीजेस के बारे में। चलिएगा शुरू करते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है मम्स। बच्चों, मम्स किससे फैलता है? पैरामिक्सोवायरस। मम्स जो बीमारी है ये मेनली बच्चों पर अटैक करती है। अगर हम एक एवरेज एज की बात करें तो जैसे 3 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे, 8 और 10 इवन 15 साल तक इसका रिस्क ज़्यादा होता है। नॉर्मली हम कह रहे हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन वायरस ट्रांसमिटेड बाय मेनली इनहेलेशन और ओरल कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और सिक्रीशन। सपोज करिएगा हमारी बॉडी से कोई भी सिक्रीशन हो रहा है, जैसे कोई पर्सन, हम ड्रॉपलेट्स की बात कर सकते हैं। ड्रॉपलेट्स जो एयर में रिलीज हो रहे हैं और नॉर्मल पर्सन क्या करेगा, उनको इनहेल कर ले तो ये बीमारी फैल सकती है। अदर सिक्रीशन से बीमारी फैल सकती है कि बॉडी से अगर किसी भी टाइप का नेजल डिस्चार्ज ऐसा कोई सिक्रीशन है तो उससे भी बच्चों ये बीमारी फैल सकती है। सिम्टम्स की अगर आप बात करें तो मेनली जो मम्स है ये अटैक करता है पैरोटिड सैलिवरी ग्लैंड। अगर हम सैलिवरी ग्लैंड की बात करते हैं, जैसे पैरोटिड होती है और सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, तो ये पैरोटिड ग्लैंड पर अटैक करता है। पैरोटिड ग्लैंड में बी रेड, swollen and filled with fluid। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक नॉर्मल बच्चे में दिखाया गया है पैरोटिड ग्लैंड बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन वायरस इन्फेक्टेड की अगर आप बात कर रहे हैं swollen पैरोटिड ग्लैंड, देखिएगा ये रीजन जो है ये थोड़ा सा स्वेल हो गया है, जिससे बच्चे का जो स्वभाव है वो थोड़ा सा चिड़चिड़े टाइप का हो जाता है, बच्चा सही से सो नहीं पाता है। ऐसे सिम्टम हमारे सामने आते हैं। तो हमसे एग्जाम में अगर पूछा जाएगा मम्स इज कॉज बाय, तो हमारा आंसर होगा पैरामिक्सोवायरस, और ये मेनली टारगेट किसको करता है? पैरोटिड ग्लैंड को करता है। चलिएगा बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक डिजीज है हमारे पास रूबेला, जिसको कहा जाता है जर्मन मीजल्स। जर्मन मीजल हम इसको कहते हैं। नॉर्मली रूबेला जो कॉज करता है ये रूबेला वायरस होता है। रूबेला वायरस जो रिलेटेड है पैरामिक्सो वायरस से ही, ये पैरामिक्सो वायरस से ही रिलेटेड है। मोड ऑफ इन्फेक्शन की अगर आप बात करें, कफ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे कोई पर्सन है वो लगातार खांस रहा है तो वहां से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, सेम जैसे हम अदर पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में बात कर चुके हैं। तो अगर कोई इस तरीके से पर्सन है जो लगातार खांस रहा है, उससे बीमारी दूसरे लोगों को हो सकती है। बच्चों, ये इस तरह की जो बीमारी होती है ये हाईली इन्फेक्शियस बीमारी कंसीडर की जाती है, और इनसे बचने का जो नॉर्मली उपाय होता है वो यही है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अपने घर में रहे, और जो और लोग हैं वो उससे मिलना जुलना अवॉइड करें, अदर उनको इन्फेक्शन फैल सकता है। अब हम कई बार क्या देखते हैं, मार्केट में भीड़ लगी हुई है, बस स्टैंड पर भीड़ लगी हुई है, रेलवे स्टेशन पर भीड़ लगी हुई है, और किसी पर्सन को ये बीमारी है और वो लगातार वहां पर खांस रहा है, वहां पर स्पिट कर रहा है, थूक रहा है, तो उससे ये वायरस दूसरे लोगों पर भी अटैक कर सकता है। सिम्टम्स हैं फीवर, swollen lymph nodes, रैश अपीयर ऑन द बॉडी। फीवर आ सकता है, फीवर तो बहुत कॉमन सिम्टम होता है। स्वेलिंग लिम्फ नोड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, डिस्टिंक्टिव रेड रैशेज, इनलार्ज नेक लिम्फ नोड्स। नेक रीजन पर जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल हो सकते हैं, इनलार्ज हो सकते हैं। तो ऐसी बीमारियों से हमें मेनली बचने के उपाय हमें ढूंढने चाहिए, और भीड़ भाड़ वाली जगह पर अननेसेसरी नहीं जाना चाहिए। दूसरा बच्चों, रूबेला, जर्मन मीजल्स
मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, अगर आप बात करते हैं MMR, ये मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, इन सब के लिए एक वैक्सीनेशन है जिसको हम MMR वैक्सीनेशन भी कंसीडर करते हैं, जो नॉर्मली मीजल्स, मम्स एंड रूबेला के लिए दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पोलियो। पोलियो को कहा जाता है बच्चों इन्फेंटाइल पैरालिसिस। क्यों कहते हैं इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस? इन्फेंटाइल पैरालिसिस इसको इसलिए कहते हैं कि अधिकतर केसों में क्या देखा गया है, वायरस जो नॉर्मली अटैक कर रहा है वो 5 साल तक के बच्चों पर इस बीमारी का ज्यादा रिस्क होता है, वायरस इस एज वाले बच्चों पर ज्यादा अटैक करता है। तो इन्फेंटाइल इसको कहा गया है कि बर्थ के कुछ ही समय के बाद उसको पोलियो हो सकता है। पोलियो का जो वायरस है पिकोरना वायरस, हम उसको कहते हैं पिकोरना वायरस, इसको पोलियो वायरस भी कहा जाता है, पिकोरना वायरस। देखिएगा बच्चों, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली थ्रू द इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक। इंटेस्टाइनल डिस्चार्ज, जैसे हम फीकल डिस्चार्ज की बात करते हैं, वहां पर भी वायरस हो सकता है और वायरस उससे दूसरे बच्चों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। कॉन्टेमिनेटेड फूड और ड्रिंक, इवन वाटर के जरिए भी ये वायरस बॉडी में एंटर कर सकता है। वायरस कैन एंटर एलिमेंट्री कैनाल एंड रीच द नर्वस सिस्टम, पैरालिसिस ऑल्सो अकर। बच्चों पोलियो जो है ये बड़ी ही भयानक बीमारी है और एक समय पर पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़े लेवल पर पोलियो बीमारी फैली थी, जिसके बाद इसका वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी शुरू किया गया, अलग अलग टाइप की वैक्सीन बनाई गई। इसमें एक सबसे खतरनाक बात क्या है कि ये वायरस नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है। नर्वस सिस्टम में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी अटैक करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर ये अटैक करेगा तो सम टाइम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो रिलेशन है वो स्केलेटल मसल से टूट जाता है और रिजल्ट में भी पैरालिसिस हो सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में कि आपको कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और बच्चों ने कुछ वो नॉर्मली चल नहीं सकते हैं। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि उनका बॉडी का जो निचला हिस्सा है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो गया है। तो ऐसे सिम्टम हमें पूरे वर्ल्ड से आने लगे, उसी के बाद इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखिएगा, सिम्टम की अगर आप बात करें, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स में वीकनेस शुरू हो जाती है। फीवर है मेन सिम्टम, पेन ऑल ओवर द बॉडी और चिल्स, हमें ठंड भी लगती है, पूरी बॉडी में बच्चे को पेन रहता है। देखिएगा बच्चों, ये जो पोलियो की जो हम बात कर रहे हैं, जिस समय पोलियो के लिए वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू हुआ वर्ल्ड वाइड, और जब भारत देश में भी ये प्रोग्राम शुरू हुआ जिसको पल्स पोलियो अभियान कहा गया, 1994-95 में भारत देश में प्रोग्राम शुरू हुआ। तो बच्चों इस प्रोग्राम को लेकर बहुत सारे मिथ, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस की कमी थी, इवन गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया और कुछ रेस्पेक्टेड एक्टर्स या हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं और बहुत सारे लोगों ने प्रमोट करना शुरू किया कि आप अपने बच्चे को पोलियो की खुराक जरूर पिलाएं, 2 बूंद जिंदगी की। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, 2 बूंद जिंदगी की। क्यों? क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी थी कि अगर ये किसी बच्चे को हो जाती है तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इसीलिए जोनेस सॉक ने सबसे पहले एक वैक्सीन तैयार की जिसको साल्क वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या देखा गया कि वो वैक्सीन उस टाइप से इफेक्टिव नहीं है। तो लेटर सेबिन एक साइंटिस्ट थे एंड कोवर्कर्स, उनकी टीम ने प्रिपेयर्ड की OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। और ये वैक्सीनेशन पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस हुआ। इवन ये माना गया कि ओरली जो वैक्सीन दी जा रही है वो ज्यादा इफेक्टिव है कंपेयर टू साल्क वैक्सीन। तो ये जो प्रोग्राम भारत देश में शुरू किया गया, 0 से 5 साल तक के बच्चे को
रविवार वाले दिन पोलियो वैक्सीन, पोलियो की खुराक दी जाने लगी और उसी का ही रिजल्ट हमें मिला कि 2014, 2014 और 15 के आसपास तक भारत देश में यहाँ पर कोई नए केसेस नहीं मिले और WHO ने हमारे देश को पोलियो फ्री कंट्री का सर्टिफिकेट भी दे दिया। तो अगर हमसे पूछा जाता है पोलियो, तो आप बताएंगे पिकोरना वायरस इससे रिलेटेड है और ये नर्वस सिस्टम पर भी अटैक कर सकता है, जिससे स्केलेटल रिलेटेड पैरालिसिस इंडिविजुअल को हो सकती है। चलिएगा नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हेपेटाइटिस बी, जिसको कॉज करता है हेपेटाइटिस बी वायरस। ये हमें याद करना है, हेपेटाइटिस बी वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज ऑल्सो स्प्रेड बाय सलाइवा। बच्चों ये एक तरीके से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से फैलती है, इवन ये ब्लड से भी फैलती है एंड कॉन्टेमिनेटेड सिरिंज। अगर एक ग्रुप है, जैसे कि आप कह सकते हैं ड्रग एब्यूजर जो होते हैं, वो लगातार एक ही सिरिंज से क्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, या गलती से अगर हम एक ही सिरिंज से अलग अलग लोगों को इंजेक्शन लगा दें, उनमें किसी एक को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है, तो ये बीमारी उस तरीके से फैल सकती है एंड स्प्रेड बाय सलाइवा। अगर हम सलाइवा की बात करें, वायरल लोड की बात करें, तो सलाइवा में भी हेपेटाइटिस बी का वायरस हो सकता है। दूसरी बात यह है, हेपेटाइटिस बी जो है ये HIV से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये अटैक करता है हमारी बॉडी की केमिकल फैक्ट्री, मेनली लीवर पर ये अटैक करता है। सिम्टम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ लीवर फेलियर। बच्चों लीवर फेलियर हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकती है। इस कंडीशन में, हेपेटाइटिस वाली प्रॉब्लम में, फैट का जो प्रॉपर इमल्सिफिकेशन होना चाहिए, फैट की जो मेटाबॉलिज्म होनी चाहिए, वो भी ऐसे लोगों में नहीं हो पाती जो हेपेटाइटिस बी से सफर कर रहे होते हैं। डार्क यूरिन भी हो सकता है, फीवर भी, जॉइंट पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड वीकनेस, कमजोरी आ जाती है, क्योंकि जब लीवर पर इफेक्ट होता है, लीवर डैमेज हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका असर हमारी एपेटाइट, भूख पर भी पड़ता है। वैक्सीन प्रोड्यूस्ड थ्रू रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, RDT आप जिसको कहते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन है जो हमने हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड वैक्सीन बनाई है। जैसा कि आप यहां पर भी देख सकते हैं, लीवर हमें दिखाया गया है और इस तरीके का वायरस होता है हेपेटाइटिस बी। तो हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपको बच्चों याद रखना है, ये STD है HIV की तरह की, जैसे HIV भी इस मोड से ही हमारी बॉडी में फैल सकता है, ऐसे ही ये बीमारी हमें फैल सकती है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने कुछ वायरल डिजीज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।